अपनी बात पूरी की। लियांग, चू जिम्यो और 3 अन्य पुरुष उसके पीछे आकर खड़े हो गए। उसने अपने सामने मौजूद 30 से अधिक लोगों की ओर निराशा के भाव से देखा। समूह के सबसे पीछे खड़ी मोबिंगस्यूट ने फायदे और नुकसान को तौलते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। कुछ देर बाद उसने आखिरकार अपना मन बना लिया और अपना हाथ उठाया। भाई पेई, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, उसने धीरे से कहा। उसकी डरपोक आवाज़ सुनकर हर कोई उसे देखने के लिए मुड़ा। ये देखकर कि वह एक लड़की है, छात्रों में से एक ने उसे समझाने की कोशिश की, क्लासमेट, तुम बस एक कमज़ोर लड़की हो। क्या तुम वाकई सामान खोजने के लिए उनके साथ जाना चाहती हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए हमारे साथ रहना और टीचर काओ के साथ जुड़ना बेहतर है। क्लासमेट, तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। कम से कम टीचर काओ तुम्हें बाहर जाकर रसद खोजने के लिए नहीं कहेंगे। वह और उनकी टीम हमारी रक्षा करेंगे जब तक कि सरकार हमें बचाने के लिए लोगों को नहीं भेजती, एक अन्य छात्र ने अपनी बात जोड़ी। मोबिनिक्सुए ने अपने शरीर पर उनकी टिकी हुई निगाहों को महसूस किया और उसे घृणा हुई। इन निम्न स्तर के लोगों के साथ रहने के बजाय वह जोखिम उठाना और पेईयीजुन के करीब जाना बेहतर समझती थी। अपने आंतरिक विचारों के बावजूद उसने एक डरपोक अभिव्यक्ति बनाए रखी और कहा, न नहीं, मैं खुद को मजबूत बनाना चाहती हूँ और अपनी रक्षा करना चाहती हूँ। बोलने के बाद वह पेईयीजुन के पीछे जाकर खड़ी हो गई। तीनों पुरुषों ने उसे प्रशंसा भरी नजरों से देखा, जबकि ली यांग और पेईयीजुन चुप रहे। वह चू जिम्याओ थी जिसने अपनी आंखें घुमाईं और बुदबुदाते हुए कहा, एक ग्रीन टी बिच जो व्हाइट लोट्स होने का नाटक कर रही है। क्या तुम कोई नया फ्लेवर ट्राई कर रही हो? उसकी आवाज़ न तो तेज थी और न ही धीमी। उसके बगल में खड़े ली यांग ने उसके शब्दों को स्पष्ट रूप से सुना और अपनी हंसी रोकने की कोशिश में उसका दम लगभग घुटने ही वाला था। उसने अपनी बचपन की सहेली की ओर एक नज़र डाली, ये सोचकर कि वह मोबिनिक्सुए से इतनी नफरत क्यों करती है। जहां तक उसे पता था, मोबिनिक्सुए ने उसे नाराज करने के लिए कुछ नहीं किया था। जब सब अभी भी आपस में फुसफुसा रहे थे, तभी एक लड़की बगल के दरवाजे से इमारत में घुस गई और चुपचाप समूह में शामिल हो गई। ये देखते हुए कि कोई और उसके साथ नहीं जुड़ना चाहता, पेईयीजुन ने अपनी टीम से कहा, चलो चलते हैं। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, समूह के पीछे से एक कोमल आवाज आई, 1 मिनट रुकिए। एक पल बाद काली टी शर्ट, गहरे नीले रंग की जीन्स और काले स्नीकर्स पहने एक लड़की आगे बढ़ी। उसने अपनी पीठ पर एक बड़ा माउंटेन बैकपैक ले रखा था और उसकी कमर से एक बोनिंग चाकू बंधा हुआ था। चलते समय उसके छोटे काले बाल हल्के से लहरा रहे थे। पेईयीजुन के सामने खड़े होकर लड़की मुस्कुराई और पूछा, सीनियर, क्या मैं आपकी टीम में शामिल हो सकती हूँ? अपना सिर झुकाते हुए पेईयीजुन की नज़र उससे मिली और वह उसकी आंखों में उत्साह देखकर हैरान रह गया। सर्वनाश के बाद वह जिन अधिकांश लोगों से मिला था, उनकी आंखों में दर्द, चिंता या ईर्ष्या थी। यहाँ तक कि उसके भरोसेमंद दोस्त की आंखों में भी रसद खोजने जाते समय हिचकिचाहट और डर दिखता था। उसे दिलचस्प पाकर वह मुस्कुराया और जवाब दिया, जरूर, लेकिन मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगा। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ, लड़की ने जवाब दिया। पेईयीजुन ने कुछ देर तक उसे गौर से देखा और फिर मुड़कर कहा, चलो चलते हैं। निकलने से पहले उन्होंने ऐसी किसी भी चीज़ की तलाश की जिसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। लोहे की छड़ें, लकड़ी की डंडियां और यहाँ तक कि टूटे हुए झाड़ू थामे वे दरवाजे पर खड़े हो गए। बाहर कई ज़ॉम्बी बिना किसी लक्ष्य के घूम रहे थे और कर्कश आवाज़ें निकाल रहे थे। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, ज़ॉम्बी अचानक जम गए और पीछे मुड़े। एक सेकंड बाद वे एक के बाद एक दहाड़े और उनकी ओर झपट पड़े। दुर्भाग्य से, चाहे वे कितनी भी तेजी से क्यों न चले हों, उनकी गति केवल तेज पैदल चलने जितनी ही थी। उन्हें करीब आते देख अंदर के छात्रों ने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। प्रवेश द्वार पर खड़े होकर पेईयीजुन ने कहा, बिखर जाओ। उसके बोलते ही सब बगल में हट गए और दो दो लोगों की टीमें बना लीं। इससे पहले कि वे खुद को संभाल पाते, ज़ॉम्बी अपने सड़ते हुए हाथों से उन तक पहुंच रहे थे। रोर, दहाड़, जाओ लिजीक ने अपना बोनिंग चाकू निकाला और ज़ॉम्बीज़ के हमलों से बचते हुए मोबिनिक्सुए के पीछे पीछे चलने लगी। उसकी नज़र ठंडी बनी रही और वह मोबिनिक्सुए से छुटकारा पाने के लिए ज़ॉम्बीज़ का उपयोग करने के सही मौके का चुपचाप इंतजार करने लगी। उसी क्षण मोबिनिक्सुए ने चीखने से बचने की पूरी कोशिश की, क्योंकि एक ज़ॉम्बी अपना मुंह चौड़ा खोलकर उस पर झपटा। लोहे की छड़ को कसकर पकड़ते हुए वह पागलों की तरह उसे घुमाने लगी और बुदबुदाने लगी, करीब मत आओ, करीब मत आओ। शायद वह भाग्यशाली थी, उसके रैंडम हमले से ज़ॉम्बी के सिर के किनारे पर जोरदार प्रहार हुआ। ज़ॉम्बी गिर गया और उठने के लिए संघर्ष करने लगा। ये देखकर मोबिनिक्सुए की आंखों में घृणा और नफरत चमक उठी। उसने अपनी लोहे की छड़ उठाई और ज़ॉम्बी के सिर को निशाना बनाते हुए उस पर जोर से प्रहार किया। डुआग, 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 प्रहार की आवाज़। उसने बार बार प्रहार किया जैसे कि उस पर कोई शैतान सवार हो गया हो। कुछ देर बाद वह आखिरकार रुकी और जोर जोर से सांस लेने लगी।
जमीन पर पड़े कीमा बने हुए सड़े हुए मांस को देखकर उसे घृणा हुई और वह वहीं उल्टी करने लगी। सौभाग्य से उसने कुछ खाया नहीं था और केवल 2 घूंट पानी पिया था, इसलिए उसके कपड़े गंदे करने के लिए कुछ भी बाहर नहीं निकला। पास ही एक आदमी ने उसकी स्थिति देखी और जल्दी से उसकी ओर भागा। एक जॉम्बी को उसके पीछे से आते देख उसने अपना हाथ हिलाया और पतली हवा में से लकड़ी की एक गेंद प्रकट हुई, जो तेज गति से जॉम्बी की ओर उड़ती हुई गई। कड़क लकड़ी की गेंद जॉम्बी के सिर से टकराए और उसे तुरंत मार दिया। जैसे ही जॉम्बी गिरा, आदमी मो बिनिक्सुए के पास पहुंचा और उसकी कोहनी पकड़कर उसे खुद को संभालने में मदद की। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। कार चुनना पीले पड़े चेहरे वाले उस आदमी की ओर ऊपर देखते हुए मो बिनिक्सुए ने देखा कि एक औसत दिखने वाला व्यक्ति उसे चिंता के साथ देख रहा है। अपनी निगाहें नीचे झुकाते हुए उसने कमजोरी भरी आवाज में जवाब दिया, मैं ठीक हूं। मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। उसका पीला चेहरा देखकर उस आदमी को सहानुभूति महसूस हुई और उसने कहा, मेरे करीब रहो। मो बिनिक्सुए ने सिर हिलाया और शुक्रिया कहते हुए उसके कपड़ों के निचले हिस्से हेम को हल्के से खींचा। उसकी पकड़ महसूस कर वह आदमी मुस्कुराया और भी बहादुरी से लड़ने लगा, जैसे कि उसके अंदर एड्रेनालाइन उत्तेजना भर गया हो। मो बिनिक्सुए के लिए उसका उसे बचाना इसलिए जब उसने अपनी सुरक्षा की पेशकश की तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वीकार कर लिया। उससे कुछ ही दूरी पर जियाओ लिजी ने उसे उस आदमी की सुरक्षा को इतनी सहजता से स्वीकार करते देख उपहासपूर्ण मुस्कान दी। अब जब उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से देख लिया था तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने पिछले जीवन में कितनी मूर्ख थी। रोर दहाड़ बगल से जॉम्बीज की दहाड़ सुनकर वह जॉम्बी के नुकीले पंजों से बचने के लिए एक कदम पीछे हटी और अपना बोनिंग चाकू ऊपर उठाया। एक तेज क्षैतिज प्रहार हॉरिजॉन्टल स्विंग के साथ जॉम्बी का सिर जमीन पर गिर गया। चूंकि बहुत से लोग जॉम्बीज को मार रहे थे, उसके पास काफी खाली समय था। उसने आसपास के जॉम्बीज की लाशों को देखा और आह भरी। ये केवल सामान्य जॉम्बी थे। क्रिस्टल कोर क्रिस्टल कॉज के लिए उनके दिमाग की जांच करने में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। अपनी ऊर्जा बचाने के लिए उसने जहां संभव हो अनावश्यक झगड़ों से परहेज किया। पिछले 10 मिनटों में उसने केवल एक जॉम्बी को मारा था, जबकि ली यांग और पेई यीजुन ने सबसे अधिक को ढेर किया था। एक बार जब उन्होंने इलाका साफ कर लिया तो वे पार्किंग स्थल की ओर भागे। उनकी दिशा देखकर जियाओ लिजी का दिमाग सक्रिय हो गया। सर्वनाश के बाद कोई नहीं जानता था कि इन कारों के मालिक अभी भी जीवित हैं या नहीं। इसलिए अगर वह एक कार चुन लेती है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हुए वह पेई यीजुन के पास पहुंची और पूछा, सीनियर, क्या आप अपनी कार ले रहे हैं? पेई यीजुन ने उस पर एक नज़र डाली और कहा, अगर तुम्हारे पास कार है तो तुम अपनी कार चला सकती हो। ठीक है, जियाओ लिजी ने सिर हिलाया। जब वे पार्किंग स्थल पर पहुंचे तो पेई यीजुन अपनी कार लेने चला गया, जबकि जियाओ लिजी दूसरी दिशा में भागी। हालांकि पार्किंग पूरी भरी नहीं थी, फिर भी वहां बहुत सारे वाहन थे और उपलब्ध वाहन उच्च गुणवत्ता के थे। लिनन यूनिवर्सिटी के अधिकांश छात्र और कर्मचारी संपन्न पृष्ठभूमि से आते थे और उनकी कारें इस बात को दर्शाती थीं, महंगी, बेहतरीन डिजाइन और प्रदर्शन के लिए बनी हुई। उसने जल्दी से पार्किंग स्थल को स्कैन किया और एक पेड़ के नीचे खड़ी एक स्पोर्ट यूटिलिटी ट्रक सूट को देखा। यह एक एसयूवी के समान थी, लेकिन इसमें एक ट्रक बेड, पीछे खुला हिस्सा, एक रूफ रैक और अतिरिक्त स्टोरेज कंपार्टमेंट थे, जो भारी सामान ले जाने के लिए इसे आदर्श बनाते थे। जैसे ही वह करीब पहुंची, उसने देखा कि इंजन, पहिए और बॉडी को मॉडिफाइड संशोधित किया गया था, जिससे ये डिफॉल्ट डिजाइन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हो गया था। अपनी पसंद से संतुष्ट होकर उसने अपनी जेब से 2 हेयरपिन निकाले और ताले के साथ छेड़छाड़ करने लगी। कुछ ही पलों में उसे दरवाजे के अनलॉक होने की हल्की सी क्लिक सुनाई दी। अंदर चढ़ते ही उसने तुरंत चाबियों की तलाश की। यदि संभव हो तो वह इंटीरियर आंतरिक हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। कुछ मिनटों के बाद उसे सनवाइजर के पीछे छिपी एक बैकअप चाबी मिल गई। दरवाज़ा बंद करके उसने इंजन चालू किया। जैसे ही उसने अपनी सीट बेल्ट बांधी, एक मॉडिफाइड जीप और एक एसयूवी उसके पास से तेजी से गुजरी। गैस पैडल दबाते हुए वह उनके पीछे हो ली। सालों तक सर्वनाश में जीवित रहने के दौरान उसने कई उपयोगी कौशल सीखे थे। कारें चुराना भी उन कौशलों में से एक था जो उसने सीखा था। पेई यीजुन और उसकी टीम के पीछे चलते हुए जियाओ लिजी ने देखा कि वे अपने रास्ते में आने वाले जॉम्बीज को कुचल रहे थे। हर बार जब उनकी कारें जॉम्बीज के पास से गुजरती तो सड़ता हुआ मांस और काला खून उनकी कारों पर बिखर जाता। अपना सिर हिलाते हुए उसने जीभ चटकाते हुए बुदबुदाया, कितना भारी स्वाद है, व्हाट अ हैवी टेस्ट। चूंकि वे रास्ता साफ कर रहे थे, उसे अपनी कार गंदी करने की जरूरत नहीं थी। चूंकि निकटतम सुपरमार्केट अभी भी कुछ किलोमीटर दूर था, उसने कुछ परीक्षण करने का फैसला किया। अपने स्पेस से एक खाली गैलन की बोतल निकालते हुए उसने बोतल को बगल में रखा और अपनी 2 उंगलियां बोतल के मुंह में डाली, जबकि दूसरी ओर से गाड़ी चला रही थी। एक पल बाद उसकी उंगलियों से पानी बोतल में टपकने लगा।
पहले ये छोटी उंगली के आकार का था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी उंगलियों के पोरों में अधिक ऊर्जा केंद्रित की, बहाव बढ़ गया। बोतल पर नजर डालते हुए उसने देखा कि पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। 5 मिनट से भी कम समय में ये भर गया। इसे अपने स्पेस में स्टोर करने के बाद उसने अपनी ऊर्जा की जांच की और पाया कि उसने 1% से भी कम ऊर्जा का उपयोग किया है। इसके आधार पर उसने एक मोटा गणना कैलकुलेशन की और वह आश्चर्यचकित रह गई। वह अपनी ऊर्जा खत्म होने से कम 200 गैलन पानी का उत्पादन कर सकती थी। यह महसूस करते हुए उसने भौहें सिकोड़ी। ऐसा नहीं था कि वह अपनी ऊर्जा क्षमता से नाखुश थी, लेकिन अपनी क्षमता के स्तर को बढ़ाने लेवल अप के लिए उसे अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग करने और बार बार उसे पुनः प्राप्त रिकवर करने की आवश्यकता थी। यह एक गुब्बारे को खींचने जैसा था, जितना अधिक वह फैलता उसका घेरा उतना ही ढीला होता जाता। एक बार जब वह सीमा टूट जाती तो वह अगले स्तर पर आगे बढ़ सकती थी। उसके ऊर्जा भंडार को देखते हुए पहले स्तर तक पहुंचने में लंबा समय लगेगा। दूसरों की तुलना में उसकी प्रगति बहुत धीमी होगी, जो भविष्य में उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। एक पल की खामोशी के बाद उसने आभारी रहने का फैसला किया। उसके पास जितनी अधिक ऊर्जा होगी, युद्ध के दौरान उसके बचने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। भले ही आगे बढ़ने में अधिक समय लगे, लेकिन थकान से मरने की तुलना में ये बेहतर था। 10 मिनट बाद आगे चल रही कारें धीमी हो गईं और अंततः पूरी तरह से रुक गईं। चूंकि वे एक टीम थे, कम से कम अभी के लिए उसने भी अपनी कार उनसे थोड़ी दूरी पर पीछे खड़ी कर दी। जैसे ही वे रुके, क्षेत्र के जॉम्बी उनकी ओर मुड़े और दहाड़ते हुए उनकी ओर लपके। आते हुए जॉम्बीज को देखकर वह दरवाजा खोलने और हाथ में बोनिंग चाकू लेकर बाहर निकलने से पहले थोड़ा हिचकिचाई। जिस क्षण उसने दरवाजा बंद किया, नुकीले पंजों की एक जोड़ी ने उसके सिर के पिछले हिस्से को निशाना बनाया। मैंने देखा कि तुमने क्या किया। कार की खिड़की के प्रतिबिंब में आने वाले हमले को देखकर जियाओ लिची तेजी से एक तरफ हट गई। क्रिट, खरोंच की आवाज। जॉम्बी के नाखून खिड़की पर रगड़ गए, जिससे कान फाड़ देने वाली चीख जैसी आवाज निकली। जियाओ लिची उस आवाज पर झुंझला गई और कांच की ओर देखा। जब उसने देखा कि वह पूरी तरह सुरक्षित है, तो उसकी आंखें चमक उठीं। रोर, दहाड़। जॉम्बी ने दोबारा उस पर झपटते हुए दहाड़ मारी। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जियाओ लिची एक तरफ हटी और अपना बोनिंग चाकू घुमाया, जॉम्बी की गर्दन को निशाना बनाते हुए। कड़क। अगले ही पल जॉम्बी का सिर जमीन पर लुढ़क गया, उसका काला खून फुटपाथ पर बिखर गया और उसका बेजान शरीर एक भारी धमक के साथ गिर पड़ा। इससे पहले कि वह चैन की सांस ले पाती, 3 और जॉम्बी एक साथ उस पर झपट पड़े। जैसे ही सड़ते हुए मांस की दुर्गंध उसकी नाक में भरी, जियाओ लिची ने भौहें सिकोड़ी। अपने शरीर को घुमाते हुए उसने अपने बोनिंग चाकू से जॉम्बी की गर्दन पर निशाना साधा। कड़क। इस बार बोनिंग चाकू जॉम्बी की गर्दन में फंस गया, क्योंकि वह उसे केवल आधा ही काट पाया था। रोर, दहाड़। जॉम्बी ने एक और दहाड़ मारी, क्योंकि वह बहुत करीब खड़ी थी। दूसरे जॉम्बीज के हमलों से बचने का समय न होने के कारण उसने अपने दांत भींचे और अपने सामने वाले जॉम्बी का इस्तेमाल ढाल शील्ड के रूप में किया। स्टैब, क्रैश, छेदने और टकराने की आवाज। जॉम्बी की छाती और कंधे से काला खून फूट पड़ा, क्योंकि अन्य जॉम्बीज ने अपने नुकीले पंजों से उसे काट लिया और उसमें चुभो दिया। डुआग, प्रहार की आवाज। चाकू की मूठ को दोनों हाथों से पकड़कर जियाओ लिची ने अपना पैर उठाया और जॉम्बी को लात मारकर दूर फेंक दिया। लात के जोर से वह जॉम्बी की गर्दन से बोनिंग चाकू बाहर निकालने में सफल रही। जॉम्बी 1 मीटर दूर जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरे और वापस उठने के लिए संघर्ष करने लगे। अपनी निगाहें उठाते हुए जियाओ लिची ने देखा कि पेई यीजुन और उसकी टीम आसपास के जॉम्बीज को खत्म करने के बाद उसे देख रहे थे। जिस क्षण उसकी आंखें पेई यीजुन से मिली, उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान ने उसके पहले से ही सुंदर चेहरे को रोशन कर दिया, लेकिन उसके होठों पर गर्माहट के बावजूद उसकी आंखें और ठंडी हो गईं। उसका उन्हें अपनी क्षमताओं, खासकर अपनी स्पेस एबिलिटी के बारे में पता चलने देने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन अगर वे उसे आजमाना चाहते थे, तो वह खुशी खुशी उनकी इच्छा पूरी कर देगी। इस विचार के साथ उसने खुद को रोकना छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए जैसे ही जॉम्बी खड़ा होने में कामयाब हुआ, उसने हमला कर दिया। अपने बोनिंग चाकू के नीचे की ओर प्रहार के साथ उसने निकटतम जॉम्बी की खोपड़ी को 2 हिस्सों में चीर दिया। अगले ही सेकंड में उसने तिरछे ऊपर की ओर वार किया और एक और सिर काट दिया। जैसे ही काला खून और सड़ता हुआ दिमाग का गूदा जमीन पर बिखरा, उसने अपनी बाईं मुट्ठी भींची और आखिरी जॉम्बी के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। डुआग, कड़क, हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज हवा में गूंज उठी, जिसने पेई यीजुन और उसकी टीम को दंग कर दिया। लियांग अविश्वास से देखता रह गया, क्योंकि उस छोटी सी लड़की ने अपनी नंगी मुट्ठी से जॉम्बी का सिर ऐसे फोड़ दिया जैसे वह कोई तरबूज हो। उनकी हैरान निगाहों के बीच जियाओ लिची ने अपनी मुट्ठी पीछे खींची और मुस्कुराते हुए वहीं खड़ी रही। अपने बाएं हाथ और बोनिंग चाकू पर लगे काले खून और सड़े हुए मांस के साथ वह उनकी ओर बढ़ी।
पेई यीजुन के सामने रुककर उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और प्यार से पूछा, सीनियर, क्या आप जो देख रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? पेई यीजुन की आंखें उसके शब्दों पर क्षण भर के लिए झपकी और फिर सामान्य हो गईं। उसने उसके कपड़ों की हालत देखकर बाहें सिकुड़ी लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके पास खड़ी मो बिनिक्सुए ने अपनी नाक सिकुड़ी और बुदबुदाते हुए कहा, ये लड़की इतनी क्रूर क्यों है? इसे अपने ऊपर लगे इस काले खून और गंदगी की परवाह तक नहीं है। क्या ये वाकई एक लड़की है? इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, चू झिमियाओ ने उपहास करते हुए कहा, कम से कम वह अपने दम पर 4 जॉम्बीज को मार सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं जो जॉम्बी से मिलते ही केवल चीखना और उल्टी करना जानती है, लेकिन दूसरों की आलोचना करना और राजकुमारी की तरह शिकायत करना उसे पसंद है। उसके शब्दों पर मो बिनिक्सुए का चेहरा काला पड़ गया। उसे गुस्से से घूरते हुए उसने पूछा, मियाओ मियाओ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वह तो बस एक अजनबी है। तुम उसका पक्ष क्यों ले रही हो? चू झिमियाओ ने सीधे उसकी आंखों में देखा और पलट कर पूछा, अगर मैं ले भी रही हूं तो उससे तुम्हें क्या लेना देना? फिर जैसे कुछ याद आया हो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मो बिनिक्सुए, यह मत सोचो कि किसी ने नहीं देखा कि तुमने हंगामा शुरू होने वाले दिन अपनी रूममेट के साथ क्या किया था। करीब झुकते हुए उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट में बदल गई और उसने आगे कहा, खुद को बचाने के लिए तुमने उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। तुमने उसे जॉम्बीज द्वारा जिंदा खाए जाने की भयानक मौत मरने दिया। और फिर भी तुम यहाँ खुद को बड़ा नेक दिखा रही हो। मुझे आश्चर्य है कि जो तुमने किया उसके बाद क्या तुम चैन की नींद सो पाती हो? उसकी बातें सुनकर मो बिनिक्सुए का चेहरा मुर्दे जैसा सफ़ेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वह मैं नहीं थी, मेरा मतलब यह नहीं था। चू झिमियाओ ने तिरस्कार से कहा, तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने फैसले पर भरोसा है। उनके बगल में खड़े उस आदमी ने, जिसने पहले मो बिनिक्सुए की रक्षा की थी, गहरे गुस्से के साथ उसके पीले चेहरे को देखा और गहरी सोच में पड़ गया। एक शक्ति संपन्न एबिलिटी पावर व्यक्ति होने के नाते भले ही वह चू झिमियाओ की बात पूरी तरह स्पष्ट रूप से न सुन पाया हो, लेकिन वह उसका कुछ हिस्सा सुन सकता था और उनकी बातचीत का सार समझ सकता था। अगर उसने जो कहा वह सच था, तो उसे इस महिला से दूर रहना चाहिए। वरना शायद किसी दिन उसे भी ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए और वह बिना कारण जाने ही मर जाए। ये सोचते हुए उसने कुछ कदम पीछे हटा लिए और खुद को मो बिनिक्सुए से दूर कर लिया। यह न जानते हुए कि उसके शब्दों ने किसी की जान बचाई है, चू झिमियाओ जियाओलॉजी की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, क्लासमेट, मेरा नाम चू झिमियाओ है। मेरे दोस्त और परिवार मुझे मियाओ मियाओ कहते हैं। जियाओलॉजी ने सिर हिलाया और जवाब दिया, नमस्ते, मेरा नाम जियाओलॉजी है। चू झिमियाओ ने जियाओलॉजी के हाथ और चाकू पर लगे काले खून और सड़े हुए मांस पर नजर डाली। उसने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, मैं एक वाटर टाइप एबिलिटी जल शक्ति उपयोग करता हूँ। मैं तुम्हें साफ करने के लिए थोड़ा पानी दे सकती हूँ। जियाओलॉजी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और जवाब दिया, ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुक्रिया। बिना एक शब्द कहे वह मुड़ी और अपनी कार की ओर वापस चल दी। कुछ तो गड़बड़ है। जियाओलॉजी उनका पीछा केवल मो बिनिक्सुए का सिर काटने का मौका खोजने के लिए कर रही थी और उसका उनसे दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा उन्होंने बस उसे जॉम्बी से घिरा हुआ देखा था और कुछ नहीं किया था। इस तरह के लोग उसका दोस्त बनने के लायक नहीं हैं। सड़क किनारे खड़े होकर पेई यीजुन ने उसे जाते हुए देखा और फिर कहा, चलो चलते हैं। चू झिमियाओली यांग की एसयूवी के पीछे जाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाए। किसी कारण से जियाओलॉजी के पास खड़ा होना अजीब तरह से सुकून देने वाला महसूस होता था, जैसे कि उससे कोई गर्म ऊर्जा निकल रही हो। इस बीच जियाओलॉजी अपनी कार के पास खड़ी रही और पेई यीजुन की टीम के चले जाने तक इंतजार किया। फिर वह ट्रक के पिछले हिस्से बेड पर चढ़ी और अपने स्पेस में प्रवेश कर गई। वह अपने स्पेस के अंदर ज्यादा देर नहीं रुकी। साफ कपड़े बदलने के बाद वह अपने स्पेस से बाहर आए और जल्दी से पेई यीजुन के समूह के साथ हो ली। सौभाग्य से उसने पहले ही कपड़ों का स्टॉक जमा कर लिया था, अन्यथा इस गति से तो उसके साफ कपड़े जल्दी ही खत्म हो जाते। जैसे ही वह गाड़ी चला रही थी, उसके स्पेस के अंदर घास पर पड़े त्यागे हुए कपड़ों से एक हल्की धुंध निकली। कुछ ही मिनटों बाद कपड़ों पर लगा काला खून और सड़ता हुआ मांस पूरी तरह से घुल गया और धुंध के साथ गायब हो गया। हालांकि कुछ कपड़े फटे हुए थे, लेकिन वे कपड़े बिल्कुल ताज़ा धुले हुए दिख रहे थे। गाड़ी चलाते समय जियाओलॉजी अपने स्पेस से खाली गैलन की बोतलें निकालती रही और उन्हें अपने पानी से भरती रही। जब उसने सुपरमार्केट का साइन बोर्ड देखा तो उसने आखिरी बोतल भरी और उसे अपने स्पेस में रख दिया। उसके बाद उसने तालाब के पानी की एक बोतल निकाली और उसे कई घूंटों में पी गई। जैसे ही उसने पानी निगला, लगभग तुरंत ही उसके गले से पूरे शरीर में ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। अपनी नसों में ऊर्जा के उभार को महसूस करते हुए वह एक पल के लिए रुकी और मुस्कुराते हुए बड़बड़ाई, जैसा मैंने सोचा था, इस तालाब के पानी ने वास्तव में मेरी ऊर्जा को फिर से बहाल कर दिया।
हाथों में एक और तुरुप का इक्का होने के कारण वह इस विनाशकारी दुनिया में जीवित रहने के लिए खुद को अधिक सुरक्षित महसूस कर रही थी। वाटर टाइप क्रिस्टल कोर के बिना भी वह अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए तालाब का पानी पी सकती थी। हालांकि यह क्रिस्टल कोर को अवशोषित करने जितना प्रभावी नहीं था, लेकिन ये सस्ता था और उसकी आपूर्ति असीमित थी। यही सोचकर उसने जल्दी से तालाब के पानी की 3 और बोतलें निकाली और उन्हें अपने बैकपैक में डाल लिया। फिर अपनी कार को सुपरमार्केट के लॉट के ठीक बाहर सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। उसके विपरीत पेई यीजुन और ली यांग सीधे पार्किंग स्थल के अंदर चले गए। जैसे ही उनके इंजन बंद हुए, वे एक एक करके अपने वाहनों से बाहर निकले। ली यांग ने चारों ओर देखा और मुस्कुराया, भाई पेई, हम भाग्यशाली हैं। आसपास कोई जॉम्बी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके साथियों ने सहमति में सिर हिलाया। केवल पेई यीजुन स्थिर खड़ा रहा, गहरी भौहें सिकुड़कर सुपरमार्केट को घूरता रहा। उसकी अंतरात्मा उसे वहां से जाने के लिए चिल्ला रही थी, क्योंकि छाया में कुछ खतरनाक छिपा हुआ था। उसकी आंतरिक भावनाएं, गट फीलिंग्स शायद ही कभी गलत होती थीं, लेकिन उसकी टीम को रसद की जरूरत थी। यह उनके विश्वविद्यालय का सबसे नज़दीकी सुपरमार्केट था। यदि वे कहीं और खोजने के लिए निकलते तो उन्हें शहर के केंद्र के करीब जाना पड़ता, जहां जोखिम और भी अधिक था। और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वहां कोई सामान अभी भी सुरक्षित होगा। जब वह इस बात पर बहस कर रहा था कि अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करे या आगे बढ़े, तभी जियाओ लिजी उनके पास पहुंची और उनसे कुछ मीटर दूर रुक गई। जैसे ही वह वहां खड़ी हुई, उसने उसे महसूस किया, सुपरमार्केट के अंदर से निकलती एक दमनकारी उपस्थिति। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने आसपास के माहौल को स्कैन किया। नज़र में एक भी जॉम्बी नहीं था। उनकी दूर की दहाड़ें भी नहीं सुनाई दे रही थीं। जिस क्षण उसे इस बात का एहसास हुआ, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। कयामत के इस दौर में सबसे बुरा सपना जॉम्बी या म्यूटेंट जानवर भी नहीं थे, वे म्यूटेंट पौधे, म्यूटेंट प्लांट्स थे। जॉम्बीज या म्यूटेंट जानवरों के विपरीत म्यूटेंट पौधे अपने परिवेश में पूरी तरह घुल मिल जाते थे। आपको तब तक पता भी नहीं चलता कि वहां कोई है, जब तक कि बहुत देर न हो जाए। अपने पिछले जीवन में एक म्यूटेंट पौधे के साथ हुई मुठभेड़ की यादें उसके दिमाग में कौंधी और वह पेई यीजुन की ओर मुड़ी और कहा, सीनियर, ये जगह बहुत खतरनाक है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इससे पहले कि पेई यीजुन कोई जवाब दे पाता, मोबिनिक्सुए ने उसकी बातों पर उपहास किया और कहा, क्लासमेट, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा इरादा क्या है, लेकिन हम अभी यहाँ आए ही हैं। हमने अभी अंदर की जांच तक नहीं की है और तुम अभी से भाई पेई को जाने के लिए कह रही हो। उसने अपने हाथ बांधे और तीखेपन से पूछा, क्या तुम सारा सामान खुद के लिए लेने की योजना बना रही हो? उसके आरोप पर पुरुषों के चेहरे काले पड़ गए। यहाँ तक कि चू जिमियाओ और ली यांग ने भी जियाओ लिजी पर संदेहास्पद नजरें डालीं। उनकी प्रतिक्रिया देखकर जियाओ लिजी ने अपनी बाकी की चेतावनी निगल ली। अगर उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी, तो वह क्यों फिक्र करे? वे जल्द ही समझ जाएंगे। पेई यीजुन ने, हालांकि, उसकी बात को गंभीरता से लिया। वह उसके पास चलकर आया और उसकी पैनी नजरें जियाओ लिजी से मिली जब उसने पूछा, क्या तुम कुछ जानती हो? जियाओ लिजी ने उसकी आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, भले ही यह सुपरमार्केट उपनगरों में है, लेकिन यह असंभव है कि यहाँ एक भी जॉम्बी ना हो। कम से कम मालिक या कर्मचारियों को तो यहाँ होना चाहिए था। कुछ तो गड़बड़ है। पेई यीजुन ने इमारत का अध्ययन किया और पूछा, क्या होगा अगर वे अभी भी जीवित हों और अंदर छिपे हों? ये सुनकर उसने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, यदि लोग अंदर होते तो दरवाजों पर बैरिकेड्स होते। वहां लड़ाई के संकेत होते, खून के धब्बे, मलबा, कुछ भी। फिर उसने सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया और पूछा, आसपास देखो। क्या तुम्हें लड़ाई का कोई निशान दिखता है? यहां तक कि खून की एक बूंद भी? पेई यीजुन की नज़र ने एक पल के लिए परिवेश को स्कैन किया और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके दिल में बेचैनी की तीव्र भावना उमड़ पड़ी। इस बार उसने अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करने का फैसला किया और कहा, हम जा रहे हैं। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी टीम ने उसे अविश्वास से देखा। उन्होंने उम्मीद की थी कि वह जियाओ लिजी की निराधार बातों को खारिज कर देगा, या कम से कम पहले सुपरमार्केट की जांच करेगा। अप्रत्याशित रूप से उसने बिना दोबारा सोचे वहां से जाने का चुनाव करने में जरा भी संकोच नहीं किया। चू जिमियाओ, जो सामान छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, ने पुकारा, भाई पेई। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जियाओ लिजी अचानक चिल्लाते हुए उसकी ओर झपटी, सावधान। सुनहरे रंग का क्रिस्टल कोर 1। जैसे ही जियाओ लिजी चिल्लाए, हर कोई मुड़ा। ठीक उसी समय उन्होंने एक धातु की सुई को तेज गति से चू जिमियाओ की ओर बढ़ते देखा। भले ही वह टीम में शामिल हो गई थी और रसद खोजने के लिए बाहर निकली थी, लेकिन ली यांग ने हमेशा उसकी रक्षा की थी। एक अमीर परिवार की लाडली बेटी होने के नाते उसके पास युद्ध का शून्य अनुभव था। जब वह जीवन और मृत्यु की स्थिति का सामना कर रही थी, तब चू जिमियाओ डर के कारण हिल भी नहीं पा रही थी। जैसे ही उसने सोचा कि मृत्यु निश्चित है, उसके सामने एक साया प्रकट हुआ। धातु की सुई उसके शरीर को छेदती, उससे एक सेकंड पहले ही जियाओ लिजी ने अपना बोनिंग चाकू घुमाया। क्लैंग, कड़क,
धातु के टकराने और टूटने की आवाज। उसके हमले के बल के कारण सुई मुड़ गई और पास की दीवार से जा टकराए। हवा में धूल का गुबार उठा क्योंकि कंक्रीट पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें फैल गईं। टक्कर के बल से जियाओ लिजी का हाथ सुन्न हो गया, लेकिन उसके पास संभलने का समय नहीं था। एक भारी दबाव उसकी ओर बढ़ा जिससे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। बिना सोचे समझे वह घूमी और उसने चू जिमियाओ को लात मारी। डुआग, प्रहार की आवाज। इस प्रहार ने चू जिमियाओ को मोबिनिक सुए और पास के कई पुरुषों के ऊपर फेंक दिया। वे जोरदार धमक के साथ जमीन पर गिर पड़े। जिस क्षण जियाओ लिजी ने उसे दूर भेजा, वह मुड़ी और अपना बोनिंग चाकू ऊपर उठाया। क्लैंग, बूम, एक कान फोड़ देने वाली टक्कर ने धूल और मलबे को उड़ा दिया। जैसे ही धूल शांत हुई, जियाओ लिजी ने खुद को एक विचित्र आधे सड़े हुए जीव के आमने सामने पाया। पुनर्जन्म के बाद पहली बार उसकी आंखों में डर की चमक दिखाई दी। जॉम्बी की रूहहीन काली आंखें उसकी आंखों में गड़ गईं। अन्य जॉम्बीज के विपरीत ये दहाड़ा नहीं और न ही बिना दिमाग के हिला। ये बस उसे घूरता रहा, शांत और गणनापूर्ण। फिर, जैसे कि वह उसके विचार पढ़ रहा हो, उसके चेहरे के मानवीय आधे हिस्से पर एक भयावह मुस्कान तैर गई। उसे देखते ही जियाओ लिजी के शरीर ने उसके दिमाग द्वारा स्थिति को समझने से पहले ही प्रतिक्रिया दी। उसने अपने घुटने मोड़े और पीछे की ओर छलांग लगा दी। जब वह हवा में थी, उसने देखा कि जॉम्बी अचानक उस जगह से गायब हो गया। पलक झपकते ही वह उसके पीछे फिर से प्रकट हो गया। खतरे को भांपते हुए वह बिजली की गति से घूमी और हमले को रोकने के लिए अपने हाथों को क्रॉस एक्स आकार कर लिया। डुआग, बूम, जॉम्बी के धातु के हाथ ने उसे भारी बल के साथ मारा जिससे वह सुपरमार्केट के लॉट से बाहर जा गिरी। उसका शरीर सड़क के पार एक विशाल पेड़ से टकराया और उसके हाथ तेजी से सूज गए। जैसे ही वह खुरदरी छाल से नीचे फिसली, उसके होठों के कोने से खून टपकने लगा। खांस, कॉफ। जैसे ही जॉम्बी जमीन पर उतरा, वह मुस्कुराया और उसकी ओर झपटा। सावधान रहो, पेई यीजुन अपना हाथ हिलाते हुए चिल्लाया। उसकी आवाज सुनते ही जियाओ लिजी की आंखें पैनी हो गईं। उसने अपने दांत भींचे, टीस मारते दर्द को सहा और अपना हाथ उठाया। कड़क, प्रैंक, टूटने की आवाज। एक सेकंड में एक पारदर्शी जल कवच वाटर शील्ड प्रकट हुआ, लेकिन जॉम्बी के धातु के मुके के नीचे वह तुरंत चकनाचूर हो गया। उसी समय बिजली का एक कड़कड़ाता बोल्ट जॉम्बी की पीठ पर लगा, जिससे उसकी हलचल एक संक्षिप्त क्षण के लिए रुक गई। अवसर का लाभ उठाते हुए जियाओ लिजी ने अपनी कलाई झटकी, जिससे पानी की 3 ब्लेड तेज गति से जॉम्बी के सिर की ओर कटती हुई गईं। क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग। ब्लेड जॉम्बी की गर्दन पर लगी, लेकिन उसकी धातु से ढकी खाल को भेदने में विफल रहीं। ये देखकर उसकी अभिव्यक्ति और गंभीर हो गई। जॉम्बी ने अपनी हरकतें वापस पाने के बाद फिर से अपना धातु का मुक्का घुमाया। जियाओ लिजी ने अपनी आंखें सिकुड़ी और बगल की ओर लुढ़क गई, मुश्किल से हमले से बचते हुए। कड़क, उसका मुक्का पेड़ के तने में गहराई तक समा गया, जिससे एक बड़ा छेद हो गया। जॉम्बी से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी जियाओ लिजी जोर जोर से सांसें ले रही थी। वह पेई यीजुन और उसकी टीम को घूरने के लिए मुड़ी और चिल्लाई, क्या तुम सब यहाँ सिर्फ तमाशा देखने आए हो? मिलकर इस पर हमला करो। जब उन्होंने उसके शब्द सुने तो वे होश में आए। हालांकि उन सभी ने अपनी शक्तियों एबिलिटीज को जगा लिया था, लेकिन जियाओ लिजी को जिस तरह से पीटा गया था, उसे देखने के बाद किसी ने भी जॉम्बी का डटकर सामना करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार कयामत से पहले वे केवल साधारण लोग थे। शक्तिशाली राक्षसों से लड़ने की तो बात ही छोड़िए, वे अपनी क्लास के दबंग के खिलाफ जाने की हिम्मत तक नहीं करते थे। ये देखते हुए कि किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, लियांग ने अपनी मुठ्ठियां भींची और जॉम्बी की ओर भागा, अपनी मुक्का उसकी पीठ पर मारने का लक्ष्य रखा। जिस क्षण चू जिमियाओ ने यह देखा, उसकी आंखें डर से फटी रह गईं और वह चिल्लाई, लियांग। डुआग। उसके चिल्लाने के कारण जॉम्बी पीछे मुड़ा और आने वाले हमले को रोक दिया। जैसे ही लियांग की मुट्ठी जॉम्बी की धातु की भुजा से टकराए, उसकी हड्डियां टूट गईं और उसका मांस फट गया। उसके घावों से खून रिसने लगा और जमीन पर टपकने लगा। खून की गंध पाते ही जॉम्बी की काली आंखें उत्साह से चमक उठीं। इससे पहले कि लियांग प्रतिक्रिया दे पाता, उसने अपनी विशाल धातु की भुजा फैलाई और उसे पकड़ लिया। आह! अख! लियांग के गले से एक चीख निकल गई क्योंकि जॉम्बी ने उसके शरीर के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। उसे लगा जैसे उसके अंग आपस में कुचले जा रहे हैं और उसका पूरा शरीर दर्द में था। उसके गले तक लोहे खून का स्वाद भर गया और उसके होंठों से खून बहकर उसकी ठुड्डी तक आ गया। अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करते हुए पेई यीजुन ने अपना हाथ हिलाया और बिजली की 3 कड़कें जॉम्बी की ओर उड़ीं। ये देखकर जियाओ लिजी की आंखें एक पल के लिए चमकी और उसने अपनी कलाई झटकी। एक पल में पतली हवा से पानी की ब्लेडें प्रकट हुईं और बिजली की कड़क की ओर उड़ीं। कड़क, बूम। जिस क्षण पानी की ब्लेडें और बिजली की कड़क आपस में टकराईं, बिजली को पानी की ब्लेडों ने सोख लिया। जब सबने ये देखा तो उनकी आंखें सदमे से फटी रह गईं, खासकर पेई यीजुन की। उसकी थंडर टाइप एबिलिटी बिजली की शक्ति में मजबूत प्रहार शक्ति थी, फिर भी छोटी पानी की ब्लेडों के सामने वह वास्तव में हार गई थी।
उनकी हैरान निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए जियाओ लिजी ने अपने सूजे हुए हाथों को उठाया और अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ लिया। एक पल में पानी की ब्लेडें एक में मिल गईं। अर्धचंद्राकार पानी की ब्लेड एक गोल पानी की डिस्क में बदल गई। पानी की डिस्क के किनारे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, जबकि नीले रंग की बिजली की चिंगारियां उसके चारों ओर कड़क रही थीं। अपने हाथ के एक इशारे के साथ पानी की डिस्क जॉम्बी की ओर उड़ी, उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को निशाना बनाते हुए। आते हुए हमले को भांपते हुए जॉम्बी पीछे की ओर कूदा, प्रहार से बचते हुए। हमलों की एक श्रृंखला के बाद पेई यीजुन के साथियों ने आखिरकार कार्रवाई की। लकड़ी की 3 गेंदें तेज गति से आगे बढ़ीं, जॉम्बी को निशाना बनाते हुए। सुनहरे रंग का क्रिस्टल कोर 2। जहां ये हमला एक सामान्य जॉम्बी के खिलाफ प्रभावी था, वहीं लेवल 2 के जॉम्बी के सामने ये बच्चों का खेल था। इससे पहले कि लकड़ी की गेंदें जॉम्बी को लगती, उन्हें 3 धातु की सुइयों ने चकनाचूर कर दिया। जॉम्बी ने उनकी ओर देखा और अपनी सड़ी हुई बांह के एक इशारे के साथ सुपरमार्केट का साइनबोर्ड अचानक उनकी ओर उड़ने लगा। ये देखकर एक अन्य सदस्य ने अपना हाथ उठाया और उनके ऊपर एक मिट्टी की दीवार अर्थ वॉल प्रकट हो गई। बैम, कड़क, टकराने और टूटने की आवाज़। साइनबोर्ड जोरदार धमाके के साथ मिट्टी की दीवार से टकराया, जिससे उसमें तुरंत दरारें आ गईं। खांस, उस आदमी ने मुंह भर खून की उल्टी की क्योंकि वह भारी साइनबोर्ड को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह हाँफने लगा, उसे लगा कि वह अपनी सीमा तक पहुंच रहा है और उसने एक शब्द बाहर निकाला, भागो। ये सुनकर वे जल्दी से एक तरफ हट गए। अगले ही पल मिट्टी की दीवार टूट गई और वह आदमी पीछे की ओर कूदकर साइनबोर्ड से मुश्किल से बच पाया। बैम, साइनबोर्ड भारी धमक के साथ जमीन पर गिरा और धातु के फुटपाथ से रगड़ने पर आग की चिंगारियां निकलने लगीं। ये देखते हुए कि अपनी शक्तियों एबिलिटीज से हमला करना बेकार था, पेई यीजुन ने अपना खंजर निकाला और जॉम्बी की ओर भागा। डुआग, जॉम्बी ने अभी भी लियांग को छोड़ने से इनकार कर दिया और अपना पैर उठाया। एक शक्तिशाली लात के साथ पेई यीजुन को उड़ा दिया गया और वह एक दीवार से जा टकराया। ये सब महज चंद सेकंडों में हुआ। जियाओ लिजी ने जल्दी से उनकी स्थिति का आकलन किया और महसूस किया कि पेई यीजुन और उसकी टीम बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही थी। उनके जीतने की संभावना बहुत कम थी और सबसे अच्छी रणनीति भाग जाना थी। लेकिन इस जॉम्बी से लड़ने में इतनी ऊर्जा खर्च करने के बाद जियाओ लिजी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। ये सोचते हुए कि पिछले जीवन में इस जॉम्बी के हाथों कितने सैनिक मारे गए थे, उसने अपने गले के लोहे जैसे स्वाद खून को निगला और आगे बढ़ी। अपनी ऊर्जा को अपनी हथेली पर केंद्रित करते हुए उसने पानी की डिस्क को जॉम्बी पर हमला जारी रखने के लिए नियंत्रित किया। इसकी गति बढ़ गई क्योंकि यह तेजी और तेजी से घूमने लगी। जॉम्बी पेई यीजुन और उसके साथियों से मुकाबला करने के साथ साथ उसके हमलों से भी बच रहा था। कड़क, कई प्रयासों के बाद उसकी पानी की ब्लेड ने आखिरकार जॉम्बी की गर्दन को चटका दिया। उसकी गर्दन को ढकने वाली धातु की परत टूट गई, जिससे नीचे का सड़ता हुआ मांस दिखाई देने लगा। जैसे ही पानी की डिस्क जॉम्बी की गर्दन में धंसी, जियाओ लिजी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और पानी की डिस्क तुरंत तरल लिक्विड में बदल गई। अगले ही पल पानी जॉम्बी के शरीर में रिस गया और अपने साथ पेई यीजुन की बिजली थंडर को भी ले गया। जॉम्बी के अंदर तबाही मचाती बिजली के साथ लियांग पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। ये देखकर पेई यीजुन जल्दी से भागा, जॉम्बी की छाती पर लात मारी और साथ ही लियांग को दूर खींच लिया। बैम, जॉम्बी जमीन पर गिर पड़ा और उठने के लिए संघर्ष करने लगा। उसका मुंह चौड़ा खुला और उसने एक खामोश दहाड़ निकाली। उसकी काली आंखें कातिलाना इरादे के साथ जियाओ लिजी पर टिक गईं। जियाओ लिजी ने अपने दांत भींचे और जॉम्बी से निकलने वाले दबाव को सहन किया। अंदर से उस पर हमला जारी रखने के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग करते हुए उसने अपनी दाईं बांह उठाई। जिस क्षण उसने अपनी हथेली खोली, 1 सेकंड से भी कम समय में पानी के 5 तीर संघनित कंडेंस्ड हो गए। अपनी बांह के एक झटके के साथ पानी के तीर तेज गति से आगे बढ़े और जॉम्बी के सिर को भेद दिया। स्टैब, 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 छेदने की आवाज। ये डरते हुए कि हमला काफी नहीं था, उसने अपनी बची हुई ऊर्जा का उपयोग पानी के तीरों को पानी की ब्लेड में बदलने के लिए किया। अपनी कलाई के एक झटके से पानी की ब्लेड ने जॉम्बी की गर्दन को चीर दिया और धातु की परत के नीचे खुले हुए हिस्से पर वार किया। अगले ही सेकंड कटी हुई गर्दन से काला खून फूट पड़ा और सिर जमीन पर लुढ़क गया। जैसे ही जॉम्बी मारा गया, जियाओ लिजी ने मुंह भर खून की उल्टी की और गिर पड़ी। पानी की ब्लेड पानी की छप छप में घुल गई, जिससे सड़क भीग गई। अपना सिर थामे हुए उसने गंभीर सिरदर्द और मतली को सहन किया, जो उसकी एबिलिटी एनर्जी शक्ति ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग के लक्षण थे। उससे कुछ ही दूरी पर पेई यीजुन और उसकी टीम के सदस्य जमीन पर पसरे हुए थे, जो चोटों से लथपथ थे। लड़ाई 10 मिनट से भी कम समय तक चली थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे 1 सदी बीत गई हो। पेई यीजुन ने खुद को ऊपर धकेला और कहा, चू जिमियाओ, लियांग की हालत देखो। तुम तीनों अंदर जाओ और पानी तथा कुछ दवाएं लेकर आओ। उसकी बातें सुनकर वे लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े हुए और जल्दी से अपने काम करने चले गए।
कामों को बांटने के बाद पेई यीजुन अपने पैर घसीटते हुए जियाओ लिजी की स्थिति देखने के लिए उसकी ओर बढ़ा। ये देखकर कि उसकी बाहें सूज गई थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसने कहा, चलो, मैं कार तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें आराम करने और अपनी चोटों का इलाज करने की जरूरत है। उसका स्पर्श महसूस कर जियाओ लिजी ने उसके हाथ हटा दिए और कहा, मैं ठीक हूं। खुद को ऊपर धकेलते हुए उसने कई गहरी सांसें लीं और मतली को दबाया। कुछ देर बाद केवल सिरदर्द रह गया। हालांकि ये दर्दनाक था लेकिन सहनीय था। पेई यीजुन की चिंता को नज़रअंदाज करते हुए वह अपनी कार की ओर चल दी। दरवाज़ा खोलकर उसने अपने बैकपैक की जिप खोली और तालाब के पानी की एक बोतल निकाली। उसने जल्दी से इसे कई घूंटों में पी लिया। खत्म करने के बाद उसका सिरदर्द कम हो गया और उसकी ऊर्जा थोड़ी बहाल हो गई। उसने एक और बोतल उठाई और पी ली। दूसरी बोतल खत्म करने के बाद उसने बहुत बेहतर महसूस किया और राहत की सांस ली। उसका पिछला बोनिंग चाकू लड़ाई के दौरान टूट गया था, इसलिए उसने अपने स्पेस से एक और चाकू निकाला। कार का दरवाज़ा बंद करने के बाद वह जॉम्बी के सिर की ओर बढ़ी। एक तेज गति के साथ उसने अपना चाकू घुमाया और उसे दो हिस्सों में चीर दिया। काला खून और सड़ा हुआ पदार्थ जमीन पर बिखर गया क्योंकि उसने दिमाग को कुरेदा। एक पल बाद उसे एक सुनहरे रंग का क्रिस्टल कोर मिला जो लगभग अंगूठे के नाखून के आकार का था। कोर को पकड़कर उसने पानी की एक छोटी गेंद बनाई और उसे साफ करने के लिए इस्तेमाल किया। चमकते हुए क्रिस्टल कोर को देखकर आखिरकार उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। लेवल 2 का मेटल टाइप क्रिस्टल कोर प्राप्त करना एक अप्रत्याशित लेकिन सुखद आश्चर्य था। हालांकि लड़ाई खतरनाक रही थी, लेकिन उसे बहुत कुछ हासिल हुआ था। वह महसूस कर सकती थी कि लड़ाई के बाद उसकी ऊर्जा की बाधा कमजोर हो गई थी। अगर वह कुछ और राउंड लड़ी तो वह अगले स्तर तक पहुंचने ब्रेक थ्रू में सफल हो सकती है। हीलिंग टाइप एबिलिटी उपचार शक्ति। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेवल 6 के जॉम्बी का छिपा हुआ खतरा समय से पहले ही खत्म हो गया है। वे सैनिक जो इससे लड़ते हुए मारे गए थे, अब उन्हें जीवित रहने का मौका मिलेगा। कुछ देर आराम करने के बाद उसने काफी बेहतर महसूस किया और सुपरमार्केट की ओर चल दी। जब वह प्रवेश द्वार पर पहुंची तो मोबिनिक्सुए ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, तुम अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं? जियाओ लिजी ने पूछा। भाई पेई ने इस जगह को खोजा था, इसलिए हमें रसद पहले लेने का अधिकार है, मोबिनिक्सुए ने स्वाभाविक स्वर में जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर जियाओ लिजी ने उपहास किया और कहा, मैंने बहुत से निर्लज्ज लोग देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा बेशर्म कोई नहीं देखा। बोलने के तुरंत बाद उसने मोबिनिक्सुए को एक तरफ धकेला, दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। अचानक हुए इस हमले से बेखबर मोबिनिक्सुए एक चीख के साथ जमीन पर गिर गई। वह गुस्से में अपने दांत पीसते हुए जियाओ लिजी की पीठ को घूरने लगी। कुछ ही दूरी पर चू जिमियाओ और अन्य लोग लियांग के घावों की देखभाल करने में व्यस्त थे। वह पहले से ही चिंतित और व्याकुल थी, इसलिए जब उसने मोबिनिक्सुए के बेशर्मी भरे शब्द सुने तो वह खुद को और नहीं रोक सकी। मोबिनिक्सुए, क्या तुम इतना कष्टप्रद अननोइंग होना बंद नहीं कर सकती? उसने गुस्से से पूछा। अगर वह नहीं होती तो हम सब अभी मर चुके होते। तुम्हारी खाल कितनी मोटी है जो उसे रसद लेने से रोक रही हो? उसने गुस्से में आगे कहा। इस बार पुरुषों ने मोबिनिक्सुए का पक्ष नहीं लिया। उनमें से एक ने कहा, अगली बार इसे साथ न लाना ही बेहतर है। इसने कुछ योगदान नहीं दिया और केवल मुसीबत खड़ी की। लकड़ी की शक्ति वुड एबिलिटी वाले आदमी ने उसकी ओर गुस्से में देखा और कहा, चाहे हम कितने भी कमजोर क्यों न हो, हम फिर भी अपने जीवित रहने के मौके के लिए लड़ते हैं। लेकिन यह वास्तव में छिप गई और इसने बिल्कुल भी मदद नहीं की। खतरे का सामना करते समय कम से कम हम अपनी रक्षा कर सकते हैं और अपने साथियों पर बोझ नहीं बनते। वह बस एक साधारण व्यक्ति है। वह न केवल एक बोझ है बल्कि हमारे लिए मुश्किलें भी खड़ी करती रहती है, एक अन्य व्यक्ति ने अपनी बात जोड़ी। ये सुनकर मोबिनिक्सुए का दिल नफरत से भर गया। उसने उनकी ओर देखा, फिर पेई यीजुन की ओर। जब उसकी नज़र पेई यीजुन की ठंडी निगाहों से मिली तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह समझ गई कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो यह आखिरी बार होगा जब वह उनके साथ शामिल हो सकेगी। एक पल की हिचकिचाहट के बाद वह खड़ी हुई और कहा, मैं भी एक एबिलिटी यूजर शक्ति उपयोगकर्ता हूँ। चू जिमियाओ ने तंज कसा और जवाब दिया, मुझे लगता है कि तुम्हारी सबसे अच्छी काबिलियत एक ग्रीन टी बिच की तरह नाटक करना है। चू जिमियाओ, अगर तुम मुझे उकसाती रही तो हमारी दोस्ती तोड़ने के लिए मुझे दोष मत देना, मोबिनिक्सुए ने गुस्से में कहा। चू जिमियाओ ने अपने हाथ बांधे और कहा, भले ही तुम चाहती, पर हमारे बीच कभी कोई दोस्ती थी ही नहीं। अपने दुखते माथे को सहलाते हुए पेई यीजुन ने कहा, बस बहुत हुआ। उसने अपनी टीम की ओर देखा और आदेश दिया, जाओ रसद की जांच करो और उन्हें कारों में ला दो। हम यहाँ और समय बर्बाद नहीं कर सकते। हालांकि वे अभी भी लियांग के बारे में चिंतित थे, लेकिन वे केवल आदेशों का पालन कर सकते थे और सुपरमार्केट में दाखिल हो गए। पेई यीजुन ने फिर चू जिमियाओ की ओर देखा और कहा, तुम भी जाओ।
लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, पेई यीजुन ने उसे बीच में ही टोक दिया, जाओ। उसकी झुंझलाहट को भांपते हुए चू जिम्याओ ने एक पल के लिए अपनी निगाहें नीचे झुका लीं, फिर ली यान का हाथ छोड़ दिया और सुपरमार्केट के अंदर चली गई। जब वे अकेले रह गए तो पेई यीजुन मोबिनिक्सुए की ओर मुड़ा और पूछा, तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? मोबिनिक्सुए की आंखों में उम्मीद की चमक जागी और उसने जल्दी से कहा, भाई पेई, मैं ली यान की चोटों को ठीक कर सकती हूँ। पेई यीजुन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और कहा, एक हीलिंग टाइप एबिलिटी, उपचार शक्ति। मोबिनिक्सुए ने उत्साह से सिर हिलाया और लियान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। एक पल बाद एक कोमल रोशनी ने उनके जुड़े हुए हाथों को घेर लिया। पास खड़े पेई यीजुन ने देखा कि लियान के शरीर पर खरोंचे और छोटे घाव धीरे धीरे भर रहे थे। उसे यकीन नहीं था कि उसके दोस्त को अंदरूनी चोटें आई हैं या नहीं, लेकिन उसके बाहरी घाव वास्तव में भर रहे थे, भले ही धीरे धीरे। मोबिनिक्सुए पर नजर डालते हुए उसने मन ही मन सोचा, लगता है कि वह पूरी तरह से बेकार नहीं है। सुपरमार्केट के अंदर चू जिम्याओ और उसके साथी इंस्टेंट नूडल्स और पानी ले जाने के लिए ट्रॉलियों का इस्तेमाल कर रहे थे। रसद लाते समय उन्होंने कुछ प्रोटीन बार और ब्रेड भी लिए। खाते हुए उन्होंने एसयूवी और जीप में सामान भरना जारी रखा। वे अपने कामों में इतने डूबे थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि चावल, आटा, तेल और मसालों वाला हिस्सा पूरी तरह से खाली हो चुका था। इस बीच जियाओ लिजी गोदाम वेयरहाउस से रसद इकट्ठा कर रही थी। जैसे ही उसने इसे खाली किया, उसे आखिरकार समझ में आ गया कि इस क्षेत्र में कोई लोग या जॉम्बी क्यों नहीं थे। गोदाम के कोने में हड्डियों और सड़े हुए मांस के ढेर लगे थे। ऐसा लगता था कि म्यूटेंट जॉम्बी ने न केवल इंसानी मांस खाया था, बल्कि अपनी ही प्रजाति को भी निगल लिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि कयामत के कुछ ही दिनों बाद वह लेवल 2 की बाधा बॉटलनेक तक पहुंच गया था। दूसरे जॉम्बीज के क्रिस्टल कोर का सेवन करना भी उन्हें लाभ पहुंचाता था। यही कारण था कि कयामत के कुछ ही सालों के भीतर अधिकांश जॉम्बी विकसित हो चुके थे और सबसे निचले दर्जे वाले लेवल 2 पर थे। स्वजाति भक्षण कैनबलिज्म कयामत में जीवित रहने के कठोर नियमों में से एक था। यहाँ तक कि इंसान भी क्रिस्टल कोर प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को मार डालते थे, फिर रूहहीन जॉम्बीज की तो बात ही क्या। गोदाम में सब कुछ इकट्ठा करने में उसे 10 मिनट लगे। जब वह बाहर आई तो जिस क्षेत्र में मिनरल वाटर और इंस्टेंट नूडल्स रखे थे, वह पहले ही आधा खाली हो चुका था। खाद्य सामग्री वाले हिस्से की ओर जाने के बजाय वह दवाओं और महिलाओं के उत्पादों वाले गलियारे आयल की ओर बढ़ी। जब कोई नहीं देख रहा था तो उसने जल्दी से दवाएं और सैनिटरी पैड इकट्ठा कर लिए। भविष्य में जब धुंध, गॉज और कॉटन पैड उपलब्ध नहीं होंगे, तब सैनिटरी पैड चिकित्सा उपचार के दौरान अपना मूल्य साबित करेंगे। अपना काम पूरा करने के बाद वह स्नैक्स सेक्शन में गई और सब कुछ इकट्ठा कर लिया। सुपरमार्केट के बीच में एक आधी दीवार ने उसे चू जिमियाओ और अन्य लोगों से अलग कर दिया था, जो उसके कार्यों को छिपाने के लिए एकदम सही था। एक बार जब उसने अलमारियों को खाली कर दिया तो वह उनके पास गई और कहा, गोदाम और पीछे का हिस्सा खाली है। ये सुनकर उनमें से एक आदमी ने भौहें सिकुड़ीं और जांच करने चला गया। जब वह 10 मिनट बाद लौटा तो उसका चेहरा पीला था। उसने अपने दोस्त की ओर सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। निमंत्रण। उसकी प्रतिक्रिया देखकर जियाओ लिजी समझ गई कि उसने देख लिया है कि गोदाम में क्या था। खुद पर ध्यान आकर्षित किए बिना उसने एक ट्रॉली पकड़ी और रसद इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह सामान उठाने के लिए हाथ बढ़ाती, वह गुप्त रूप से उनके एक हिस्से को अपने स्पेस में जमा कर लेती। यदि वहां कैंडी के कई डिब्बे होते तो वह अपनी ट्रॉली में 2 रखती और बाकी को सावधानी से स्टोर कर लेती। हालांकि इस पद्धति में अधिक समय लगा, लेकिन इसने ये सुनिश्चित किया कि वह किसी का संदेह आकर्षित न करे। जब चू जिम्याओ और उसकी टीम ने लियान की एसयूवी को भरना पूरा कर लिया तो उसने देखा कि जियाओ लिजी रसद की 2 ट्रॉलियां अपने ट्रक बेड में लाद रही है। पास आकर उसने प्रस्ताव दिया, जियाओ लिजी, हमारा काम लगभग पूरा हो गया है। क्या मैं तुम्हारी रसद पहुंचाने में मदद करूं? जियाओ लिजी मुस्कुराई और बोली, शुक्रिया। चू जिम्याओ खुश थी कि उसने उसे पहले की तरह अस्वीकार नहीं किया। जियाओ लिजी द्वारा उसकी और उसके दोस्तों की जान बचाने के बाद वह ईमानदारी से उससे दोस्ती करना चाहती थी। जो अजनबियों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए पर्याप्त बहादुर था, वह उसके भरोसे और दोस्ती के लायक था। चू जिम्याओ के विचारों से अनजान जियाओ लिजी ने अपनी ट्रॉली वापस सुपरमार्केट के अंदर धकेली और सामान इकट्ठा करना जारी रखा। चू जिम्याओ की मदद से उसका ट्रक बेड कुछ ही समय में लगभग भर गया। इस समय केवल वे ही रसद लाद रहे थे। जल्द ही जियाओ लिजी को एहसास हुआ कि सुपरमार्केट के अंदर केवल वही बची थी। लियांग जाग गया था और चू जिम्याओ बाहर उससे बात कर रही थी। अवसर को बर्बाद न करते हुए उसने जल्दी से शेष रसद इकट्ठा की और अलमारियों पर केवल थोड़ी मात्रा में सामान छोड़ा। अपने ट्रक बेड, पिछली सीट और यात्री सीट के नीचे एक छिपे हुए डिब्बे को भरने में उसे 20 मिनट लगे। अपनी कार में बैठने से पहले उसने अपना बैकपैक पकड़ा और वापस सुपरमार्केट में चली गई।
जैसे ही वह पेई यीजुन और उसकी टीम के पास से गुजरी, उसने लियांग को पानी की एक बोतल थमाई और कहा, ये लो, थोड़ा पानी पी लो। लियांग उसकी अचानक दयालुता से दंग रह गया और प्रतिक्रिया देने में हिचकिचाया। ये देखकर चू जिमियाओ ने जल्दी से बोतल ली और कहा, धन्यवाद लिजी। कोई बात नहीं। जियाओ लिजी ने सुपरमार्केट में प्रवेश किया और अपना बैकपैक लबालब भर लिया। जब उसने बाहर देखा तो उसने पाया कि किसी का भी वापस अंदर आने का इरादा नहीं था। अपने हाथ के एक इशारे के साथ उसने शेष रसद को खाली कर दिया और अपने पीछे केवल नंगी अलमारियां और 4 दीवारें छोड़ दीं। जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि मो बिनिक्सुए बेहोश हो गई थी और एक आदमी ने पेई यीजुन की जीप में बैठने में उसकी मदद की थी। उसने उस पर एक नज़र डाली, फिर लियांग पर, और उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। कोई आश्चर्य नहीं, तो यह वजह है, वह अपने आप से बुदबुदाए। जब वह ख्यालों में खोई हुई थी तभी किसी ने उसका कंधा थपथपाया। पीछे मुड़कर उसने देखा कि पेई यीजुन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सीनियर, क्या आपको कुछ चाहिए? उसने पूछा। पेई यीजुन ने कुछ देर उसे देखा और फिर कहा, क्या तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहती हो? मेरे पिता ने मुझे वापस जियांगनिंग शहर, जियांगनिंग सिटी ले जाने के लिए सैनिकों का एक समूह भेजा है। यदि तुम मेरे साथ आती हो तो मैं तुम्हें रहने के लिए एक सुरक्षित जगह की गारंटी दे सकता हूँ। उसका प्रस्ताव सुनकर जियाओ लिजी ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, धन्यवाद सीनियर, लेकिन मेरी अपनी योजनाएं हैं। ये सुनकर पेई यीजुन ने जोर नहीं दिया और कहा, ये दुख की बात है। यदि तुम कभी अपना मन बदलती हो तो तुम जियांगनिंग शहर आकर मुझे ढूंढ सकती हो। ठीक है, जियाओ लिजी ने लापरवाही से कहा। उसका उसे खोजने जाने का कोई इरादा नहीं था। उनकी संक्षिप्त बातचीत के बाद वे दोनों अपनी कारों में बैठ गए और वापस विश्वविद्यालय की ओर चल दिए। गाड़ी चलाते समय जियाओ लिजी ने पेई यीजुन की बातों पर विचार किया। शायद वह इस जगह को छोड़ने के लिए सैनिकों का पीछा कर सकती थी। लिनान यूनिवर्सिटी शहर के केंद्र के पास थी और यदि वह भागना चाहती थी तो उसे भारी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरना होगा। सैनिकों की सुरक्षा के साथ जोखिम काफी कम होगा। अस्थायी रूप से उनके साथ जुड़ना बुरा विचार नहीं था। अपना मन बना लेने के बाद उसने इस विचार को एक तरफ रख दिया। वह थक चुकी थी और सिरदर्द के कारण अब और सोचना नहीं चाहती थी। जब वे बाहर गए थे तब उनके द्वारा रास्ता साफ करने के कारण वापसी की यात्रा में सामान्य से केवल आधा समय लगा, क्योंकि सड़क कारों से मुक्त थी। विश्वविद्यालय के गेट में प्रवेश करने पर पेई यीजुन और उनकी टीम सीधे लेक्चर हॉल की इमारत की ओर चले गए। प्रवेश द्वार के पास पार्क करने की योजना बना रहे थे। इससे रसद ले जाना आसान हो जाता और आपात स्थिति में जल्दी बाहर निकलना संभव होता। उनके पीछे चलते हुए जियाओ लिजी ने एक पल के लिए सोचा और झील के पास पार्क करने का फैसला किया। इसलिए इससे पहले कि वे इमारत तक पहुंचते, उसने अचानक एक तेज मोड़ लिया और दूसरी दिशा में चली गई। कार के अंदर पेई यीजुन की टीम के एक सदस्य ने ये देखा और कहा, भाई पेई, वह व्यक्ति दूसरे रास्ते चला गया। रियरव्यू मिरर पीछे देखने वाला दर्पण पर नजर डालते हुए पेई यीजुन ने जवाब दिया, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह केवल अस्थायी रूप से साथ चल रही है। उस आदमी को उसके जैसा मजबूत व्यक्ति भर्ती न कर पाने का अफसोस हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चूंकि उन्होंने बाकी रसद के लिए कल सुपरमार्केट लौटने की योजना बनाई थी, इसलिए वह फिर से उनके साथ शामिल होना चुन सकती थी। इस बीच जियाओ लिजी को एक सुनसान जगह मिली और उसने अपनी कार पार्क कर दी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, उसने हाथ हिलाया और वाहन को अपने स्पेस में स्टोर कर लिया। फिर वह लेक्चर हॉल की इमारत की ओर चल दी। हालांकि वह गार्ड के कमरे में रहना जारी रख सकती थी, लेकिन वहां से पेई यीजुन की गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल होता। चूंकि उसने उनका पीछा करने की योजना बनाई थी, इसलिए पास रहना बेहतर था। किसे पता, यदि किस्मत ने उसका साथ दिया तो उसे मो बिनिक्सुए को मारने का अवसर भी मिल सकता है। 30 मिनट बाद वह लेक्चर हॉल पहुंची और उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बाहर खड़े होकर उसने अंदर की स्थिति जांची और देखा कि पेई यीजुन और उसकी टीम को टीचकाओ और छात्रों ने घेर रखा है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए ये टकराव रसद के बारे में था। हॉल के अंदर पेई यीजुन अपनी टीम के साथ खड़ा था, शांति से छात्रों और टीचकाओ की टीम को घूर रहा था। उनके सामने टीचकाओ और उनका समूह हथियार लिए लड़ाई के लिए तैयार थे। गुप्त हमला, स्नीक अटैक। पेई यीजुन की शांत नज़र से नज़र मिलाते हुए टीचकाओ ने अपनी ठुड्डी उठाई और कहा, पेई यीजुन, ये जगह अब मेरा इलाका है। अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो अपनी रसद हमारे हवाले कर दो। टीचकाओ, लगता है आप वह सबक पहले ही भूल गए जो मैंने आपको सिखाया था। अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और आपकी याददाश्त चली गई। वास्तव में बूढ़े लोग भुलक्कड़ होते हैं, लियांग ने उपहास किया। उसकी बातें सुनकर टीचकाओ को लियांग से मिला वह मुक्का याद आ गया और उन्हें अपने पेट में फिर से दर्द महसूस हुआ। उन्होंने लियांग को घूरते हुए कहा, तुम्हारे उस गुप्त हमले ने मुझे चौंका दिया था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे एक निष्पक्ष लड़ाई, फेयर फाइट में हरा सकते हो?
जैसे ही उन्होंने ये कहा, चू जिमियाओ जोर से हंस पड़ी और पूछा, निष्पक्ष लड़ाई? टीचर काओ, क्या आपको लगता है कि जॉम्बी आपको तैयारी करने का समय देंगे? अपने दांत पीसते हुए उन्होंने उन्हें घूरा और पूछा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? अगर हिम्मत है तो करो, बात करके समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? ली यांग ने उकसाया। भले ही वह शांत और मजबूत दिख रहा था, लेकिन वास्तव में वह अपने सबसे कमजोर दौर में था। भले ही उसके बाहरी घाव भर गए थे, लेकिन अंदरूनी चोटें अभी भी थीं। इस समय उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अंग जल रहे हों और खून का लोहे जैसा स्वाद उसके गले में बना हुआ था। बीच बीच में वह खुद को उसे निगलने के लिए मजबूर कर रहा था, कमजोरी दिखाने से इनकार कर रहा था। उसकी हथेलियों पर ठंडे पसीने को देखकर चू जिमियाओ ने चिंता के साथ उसकी ओर देखा। उनके पास खड़े पेई यीजुन ने भी अपने दोस्त की हालत पर गौर किया। वे म्यूटेंट जॉम्बी के साथ युद्ध में थक चुके थे और घायल थे। अगर वे लड़ते हैं तो उनके जीतने की संभावना बहुत कम है। एक संक्षिप्त सन्नाटे के बाद पेई यीजुन ने कहा, चून की यह जगह पहले ही ली जा चुकी है, हम कहीं और ढूंढ लेंगे। अपनी बात पूरी करने के बाद वह मुड़ा और दरवाजे की ओर चल दिया। ये देखकर टीचर काओ के पास खड़ी एक महिला आगे बढ़ी और उनका रास्ता रोकते हुए कहा, किसने कहा कि तुम जा सकते हो? पेई यीजुन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, हटो, मुझे तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए मजबूर मत करो। पीछे हटने के बजाय उस महिला ने अपने होंठ चाटे और कहा, ओह, खुद को तो देखो। मैं लंबे समय से तुम्हारे जैसे किसी का स्वाद चखना चाहती थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या बिस्तर पर तुम्हारा प्रदर्शन तुम्हारे लुक्स जितना ही अच्छा है। जैसे ही उसने बोला, हवा में एक मीठी खुशबू भर गई और पेई यीजुन को अचानक चक्कर आने लगा। उसने होश में रहने की कोशिश में अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ ही पलों में वह गिर पड़ा। लियांग और उसकी टीम इस स्थिति से हैरान थे। उस महिला को घूरते हुए लियांग ने गुस्से में पूछा, तुमने भाई पेई के साथ क्या किया? उसे इतना गुस्से में देखकर महिला खिलखिलाई और बोली, चिंता मत करो, अगला नंबर तुम्हारा ही है। तुम आखिर क्या? इससे पहले कि लियांग अपनी बात पूरी कर पाता, चक्कर आने की वजह से वह बेदम हो गया और बेहोश हो गया। 5 मिनट के भीतर पेई यीजुन और उसकी पूरी टीम एक एक करके गिर गई। ये देखकर टीचर काओ पास आए और लियांग के पेट पर लात मारते हुए गुस्से में बोले, क्या तुम अभी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे थे? अब जमीन पर क्यों लेटे हो? सत्यानाश हो तुम्हारा। उन्होंने उसे कुछ और लातें मारी और फिर उस महिला को अपनी बाहों में खींच लिया, उसका पिछला हिस्सा बॉटम दबाते हुए बोले, बहुत अच्छे भाई काओ, अपना वादा मत भूलना, महिला ने नखरे के साथ कहा। चिंता मत करो, तुम पहले वह चुन सकती हो जो तुम्हें चाहिए, टीचर काओ ने उसे आश्वस्त किया और उसके होठों को चूम लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया, अपने आदमियों की ओर मुड़े और आदेश दिया, इन्हें बांध दो और इन पर नजर रखो। बाकी लोग रसद को छोटे कमरे में ले जाओ। ये सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं और वे रसद लेने के लिए जल्दी से प्रवेश द्वार की ओर भागे। जियाओ लिजी इमारत के बाहर से देख रही थी। टीचर काओ की बाहों में उस महिला पर एक पल के लिए उसकी नजर टिकी और फिर वह चुपचाप वहां से खिसक गई। चूंकि पेई यीजुन और उसकी टीम अभी के लिए सुरक्षित थे, इसलिए उसे इस समूह का सामना करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक बार जब सैनिक उन्हें लेने पहुंचेंगे तो इन लोगों से निपटने का उनका अपना तरीका होगा। जैसे ही उसने रात बिताने के लिए जगह ढूंढने की कोशिश की, जियाओलिजी का दिमाग अगले कदम के बारे में सोच रहा था। सैनिकों के आने से पहले उसे उस महिला का काम तमाम करना होगा। उसकी शक्ति बहुत कष्टप्रद थी। अगर वह सैनिकों पर गुप्त हमला करती है तो उनका बच निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अगर उसे बेरोक-टोक छोड़ दिया गया तो उसकी शक्ति और भी खतरनाक हो जाएगी। उस महिला के चरित्र को देखते हुए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह भविष्य में उसकी दुश्मन नहीं बनेगी। अपना मन बना लेने के बाद जियाओ लिजी लेक्चर हॉल की इमारत के पास एक बड़े पेड़ पर चढ़ गई। पेड़ का व्यास 2 मीटर से अधिक था और ये लिनान यूनिवर्सिटी के सबसे पुराने पेड़ों में से एक था। इसकी घनी, मजबूत शाखाओं और घने पत्तों ने इसे छिपने का एक आदर्श स्थान बना दिया था। वह तब तक ऊपर चढ़ती रही जब तक कि वह एक अच्छी तरह से ढकी हुई शाखा तक नहीं पहुंच गई। फिर उसने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। एक पल के बाद उसने सिर हिलाया, अपनी पसंद से संतुष्ट महसूस किया। जमीन से लगभग 4 मीटर ऊपर से उसे स्थिति का स्पष्ट नज़ारा दिख रहा था और वह पत्तों के बीच छिपी हुई थी। तने के सहारे टिककर उसने अपने स्पेस की जांच करते हुए आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अंदर घास के मैदान पर बिखरी रसद पर नजर डाली और उन्हें प्रकार के अनुसार छांटना शुरू कर दिया। एक बार सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद उसने रसद को घर के अंदर रख दिया। अगला, उसने सूखे मक्के का एक पैकेट लिया और उसे तालाब के पानी के एक टब में भिगो दिया, जिससे वह नमी सोख सके ताकि कल उसे काली मिट्टी में बोया जा सके। जब तक उसने ये काम पूरा किया, 1 घंटा बीत चुका था। पश्चिमी क्षितिज पर सूरज डूबते हुए देखकर उसने एक लंबी आह भरी और अपने बैकपैक से एक ब्रेड और स्ट्रॉबेरी दूध का कार्टन निकाला। एबिलिटी यूजर्स, शक्ति उपयोगकर्ताओं की भूख उनकी ऊर्जा खपत के कारण आम लोगों की तुलना में काफ़ी अधिक होती थी।
यही कारण था कि भविष्य में वे म्यूटेंट जानवरों और खाने योग्य म्यूटेंट पौधों को खाना पसंद करते थे। हालांकि उनका स्वाद नियमित भोजन से खराब था, लेकिन ये अधिक ऊर्जा प्रदान करते थे, जिससे वे कम खाकर भी पेट भरा हुआ महसूस करते थे और अपनी शक्ति वापस पा लेते थे। साइकिक एबिलिटी, मानसिक शक्ति। हालांकि म्यूटेंट जानवरों और पौधों में मौजूद ऊर्जा की मात्रा और भोजन प्राप्त करने में शामिल जोखिम के कारण म्यूटेंट जानवरों और खाने योग्य म्यूटेंट पौधों की कीमत सामान्य भोजन की तुलना में कई गुना अधिक थी। खाना खत्म करने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गई। उसी समय जिन जुयान ने अपनी घड़ी जांची और भौहें सिकुड़ी। अभी दोपहर के 5 ही बजे थे, फिर भी आसमान काला पड़ने लगा था। गाड़ी चलाते समय जांग युआन ने कहा, कैप्टन, हमें रात बिताने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। मम्मा, जिन जुयान ने नक्शे की जांच करते हुए जवाब दिया। पिछली सीट पर किन लूजी सुध बुद्ध खोकर बैठा था, अपना दिमाग अपने सिर के अंदर मौजूद नक्शे पर केंद्रित कर रहा था। एक पल के बाद उसने कहा, वाइस कैप्टन, बाईं ओर 200 मीटर की दूरी पर एक विला है। ये सुनकर झांग युआन ने पूछा, ओल्ड किन, क्या तुम यहाँ पहले आ चुके हो? हाँ, उसके जवाब पर जिन जुयान की आंखें टिमटिमाईं। वे दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे और उसे पूरा यकीन था कि उसका दोस्त कभी लिनान नहीं आया था। तो उसे विला के बारे में कैसे पता चला? जब जिन जुयान अभी भी इस बारे में सोच ही रहा था, झांग युआन ने विला को देखा और चिल्लाया, ओल्ड किन, ये जगह तो बहुत विशाल है। क्या ये तुम्हारे रिश्तेदारों या दोस्तों का है? एक तरह से कह सकते हैं। ये जानते हुए कि किनलुजी अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट स्वभाव का था और शायद अभी भी थका हुआ होगा, झांग युआन ने और कोई सवाल नहीं पूछा। उसने बख्तरबंद वाहन आर्मर्ड व्हीकल को सड़क के किनारे खड़ा किया, रेडियो उठाया और कहा, हम क्षेत्र की जांच करेंगे। बाकी लोग सतर्क रहें और रसद की रक्षा करें। कुछ ही देर बाद उसे रेडियो से जवाब मिला, समझ गया। आदेश देने के बाद उसने अपनी तलवार सेबर पकड़ी और वाहन से बाहर निकल गया। जिन जुयान ने नक्शा बंद किया, वाहन से बाहर निकला और हाथ में अपनी लंबी तलवार लॉन्गसॉर्ड लेकर झांग युआन के साथ गेट की ओर चल दिया। जब वे विला के गेट पर पहुंचे तो जिन जुयान ने ताले पर नजर डाली। अपनी उंगली के एक झटके के साथ काले रंग की आग की एक लपट उसकी ओर निकली। जैसे ही आग की लपट ने धातु को छुआ, वह फुफकारने लगी और कुछ ही मिनटों में ताला पिघल गया। झांग युआन ने जब ये देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं और उसने कहा, कैप्टन, आपकी आग तो गजब की शक्तिशाली है। जिन जुयान ने उसे एक नज़र देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और झांग युआन के साथ विला में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने परिवेश को स्कैन किया, किनलुजी उनके पास आया और बोला, कैप्टन, अंदर 8 ज़ॉम्बी हैं। उनके बगल में खड़े होकर उसने आगे कहा, 3 लिविंग रूम में हैं, 2 किचन में और बाकी दूसरे फ्लोर के मास्टर बेडरूम में बंद हैं। उनकी सवालिया निगाहों को देखते हुए उसने अपने सिर की ओर इशारा किया और कहा, किसी कारण से मैं उन्हें यहाँ देख सकता हूँ। ये कैसे संभव है? क्या ये तुम्हारी विंड टाइप एबिलिटी वायु शक्ति का हिस्सा है? झांग युआन ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने शरीर के अंदर 2 प्रकार की ऊर्जा महसूस कर सकता हूँ। इसलिए यह मेरी विंड टाइप एबिलिटी नहीं होनी चाहिए, किनलुजी ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। जिन जुयान ने उसकी बात सुनकर भौहें सिकुड़ी। उसे वह क्रिस्टल कोर याद आया जो उसने अपने दोस्त को दिया था। चूंकि उसकी वायु शक्ति उस कोर की वजह से जागी थी, तो क्या इसका मतलब ये था कि उसकी मूल शक्ति साइकिक मानसिक थी? इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए उसने किनलुजी की ओर देखा और पूछा, क्या अपनी शक्तियों के जागने के बाद तुम्हें अस्वस्थ महसूस हो रहा है? बहुत तेज भूख लगने के अलावा मैं ठीक महसूस कर रहा हूं, किनलुजी ने उत्तर दिया। जिन जुयान उसकी बातों से थोड़ा शांत हुआ। शक्ति उपयोगकर्ताओं के लिए भूख महसूस करना सामान्य था क्योंकि उनके शरीर का चयापचय मेटाबॉलिज्म आम लोगों की तुलना में अधिक होता था। क्रिस्टल कोर खाकर शक्ति प्राप्त करना अत्यंत जोखिम भरा था। अपनी शक्ति जागने के बाद किसी ने कभी भी ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि विंड एबिलिटी और साइकिक एबिलिटी में कोई टकराव होगा या नहीं। अगर कुछ भी गलत महसूस हो तो मुझे तुरंत बताना। कुछ पल की खामोशी के बाद जिन जुयान ने गंभीरता से कहा। किनलुजी ने उसके गंभीर चेहरे को देखा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे और सिर हिलाया, समझ गया। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद तीनों ने विला में प्रवेश किया। किनलुजी की चेतावनी के कारण उन्हें ज़ॉम्बीज के स्थानों के बारे में पहले से पता था और उन्होंने दरवाज़ा खोलने से पहले घात लगाने एम्बुश की तैयारी कर ली थी। रोर दहाड़ जैसे ही दरवाज़ा खुला, 3 ज़ॉम्बी जिन जुयान पर झपटे। उनके मुंह चौड़े खुले थे जिससे उनके नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। इससे पहले कि वे करीब आ पाते, जिन जुयान ने अपनी उंगलियां झटकी जिससे काली आग की 3 लपटें निकलीं। जैसे ही लपटों ने ज़ॉम्बीज को छुआ, वे ऐसे जल उठे जैसे उन पर पेट्रोल छिड़का गया हो। आग ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया। काली आग से जलने के बावजूद ज़ॉम्बीज को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ और वे उनकी ओर बढ़ते रहे। ये देखकर झांग युआन ने समय बर्बाद नहीं किया, अपनी तलवार कई बार घुमाए और उनके सिर काट दिए।
काली आग ने जॉम्बीज को कमजोर कर दिया था, जिससे उनकी हड्डियां कोयले की तरह भुरभुरी हो गई थीं, जिससे उनके सिर काटना आसान हो गया था। 5 मिनट बाद जॉम्बीज काली राख के ढेर के अलावा और कुछ नहीं रह गए। बाकी 2 आ रहे हैं, किनलुजी ने चेतावनी दी। कुछ ही पलों बाद उन्होंने रसोई से जॉम्बीज की जानी पहचानी दहाड़ें सुनी। चूंकि वे रात को वहीं रुकने वाले थे, इसलिए जिन जुयान ने जगह को साफ रखने के लिए उन्हें जलाने का विकल्प चुना। उसने अपना हाथ उठाया और 2 काली लपटें जॉम्बीज के सिर में घुस गईं, उनके दिमाग को अंदर से बाहर तक जलाने लगीं। 1 मिनट से भी कम समय में जॉम्बीज जोरदार धमक के साथ जमीन पर गिर पड़े और आग ने उनके शरीर को सिर से पांव तक घेर लिया। झांग युआन ने यह दृश्य देखा, अपना थूक निगला और कहा, कैप्टन, आप बहुत कमाल के हैं। ये कुछ भी नहीं है, जिन जुयान ने शांति से जवाब दिया। जॉम्बी की लाश को देखकर झांग युआन को लगा कि सीधे दिमाग को जलाना वास्तव में सबसे कुशल कदम था, लेकिन यह बहुत क्रूर भी था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अपने दिमाग को अंदर से बाहर तक जलते हुए महसूस करना कितना दर्दनाक होगा। इस संभावना के बारे में सोचकर ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एक बार जब उन्होंने निचली मंजिल साफ कर ली, तो वे दूसरी मंजिल की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दूसरी मंजिल पर कदम रखा, उन्हें मास्टर बेडरूम से जोर जोर से टकराने की आवाज़ें सुनाई दीं।